हमने 10.1 की एग्जाम्पल तक कर लिया था। आज हमने एग्जाम्पल 10.14 से स्टार्ट करना है। अभी तक हमने जो भी था प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती थी बिटवीन के केस में, लेस के केस में, ग्रेटर के केस में। अब यहाँ पे हमारे पास है, अब यहाँ पे हमारे पास 10.2.10 में है फाइंड द वैल्यूज ऑफ म्यू एंड सिग्मा और बोथ। आपने म्यू और सिग्मा को फाइंड करना है। अभी तक हमें म्यू और सिग्मा की वैल्यूज गिवन होती थी और हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती थी। अब यहाँ पे हमने म्यू और सिग्मा की वैल्यूज फाइंड करनी है, और या फिर दोनों की भी हो सकती हैं किसी केस में फाइंड करने के लिए। अब एग्जाम्पल 10.14 में इफ x is normally distributed with mean mu and variance 25 and probability of x greater than 69.6 is equal to 0.017, find the value of mean। हमने mu बताना है। अब देखिए आपको पॉइंट भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, सिग्मा भी गिवन है, बस एक अननोन चीज है आपके पास, आपने म्यू फाइंड करना। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने लिख लिया एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हमने इसमें से सिग्मा निकाल लिया क्योंकि म्यू तो अननोन है, म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने अपनी इक्वेशन को ऐसे लिखा। अब ग्रेटर में था तो हमने इसको लेस में कन्वर्ट किया 1 माइनस कर कर, और फिर सिंप्लीफाई कर लिया मजीद। नेक्स्ट इसको हमने एक्स को हमेशा जी में कन्वर्ट करना होता है अपने टेबल से वैल्यू देखने के लिए। हमने इसको जी में कन्वर्ट किया एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब देखिए जहाँ पे म्यू की वैल्यू नहीं थी हमने इसको इन जनरल म्यू ही लिख दिया। ठीक है, और नेक्स्ट हमने इस साइड पे वैल्यू हमारी ये आ गई प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट जी में कन्वर्ट करने के बाद इसको आपको पता है हम इसको 5 में कन्वर्ट करते हैं। अब फिर 5 को इन्वर्स किया और यहाँ से टेबल से वैल्यू देख ली, 0.983 है टेबल में हमारे पास 0.98 और यहाँ पे जाकर ये 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है आ गई 2.1444। आई थिंक 0.123 ये वैल्यू आती है। हमने ये वैल्यू देखी 2.12 आ गई। नेक्स्ट इसको जो है हमने मजीद सिंप्लीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 को इधर मल्टीप्लाई किया और म्यू को दूसरी साइड पर लेके के इसको जब लेकर रीअरेंज करके हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, बिल्कुल इसी मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, बस रीअरेंज करना है पहले वाली इक्वेशंस को जो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, क्लियर हो गया कि म्यू कैसे फाइंड करना है अगर आपके पास एक इक्वेशन हो। अब देखिए एक इक्वेशन थी, एक अननोन था, तो हमने फाइंड कर लिया। अगर आपके पास दो अननोन होंगे, म्यू और सिग्मा दोनों फाइंड करने होंगे, तो दो इक्वेशंस होंगी, एक इक्वेशन से आप फाइंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये बात माइंड में रखनी है। आप एक इक्वेशन थी तो हमने म्यू फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एग्जाम्पल में 10.15 if x is normally distributed with mean 50 and sigma square is, अब इसमें सिग्मा स्केयर अननोन है हमारे पास। ठीक है, उन्होंने इन जनरल बता दिया, इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं बताई और साथ एक इक्वेशन गिवन है। ये इक्वेशन हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 60.6 इज इक्वल टू 0.983। अब हमें प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, पॉइंट भी गिवन है। अब सब कुछ तो यहाँ पे इक्वेशन में तो ऑलरेडी सब कुछ गिवन है, बस यहाँ पे हमें म्यू गिवन है लेकिन सिग्मा गिवन नहीं है। ठीक है, हम फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हमने इसमें से म्यू सेपरेट किया, इस इक्वेशन को लिखा, इसको जी में कन्वर्ट कर किया x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और 60.6 पॉइंट में से म्यू को माइनस किया, सिग्मा से डिवाइड किया। अब सिग्मा हमारे पास नोन नहीं था तो हमने इन जर्नल में लिखते जैसे हमने पहले म्यू इन जर्नल लिखा था। ठीक है, अब इस साइड पे हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट इसको फर्दर जी की फॉर्म में लिख लिया। अब जी से आपको पता है इसको हम फाई की फॉर्म में लिख लेते हैं। फाई इनवर्स से हमने टेबल से वैल्यू देख ली 0.983, ये भी हुई तो 2.12 वैल्यू आ गई है। और यहाँ से सिग्मा को इधर डिवाइड किया, बाद में ये जो वैल्यू है इसको इधर डिवाइड किया तो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ गई है। बिल्कुल इजी है, मुश्किल आपको नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा है इसमें, एक्सरसाइज लेंथ में, अदरवाइज सेम पैटर्न है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 10.16। ठीक है, हमने म्यू निकालना भी सीख लिया, सिग्मा निकालना भी सीख लिया। एक एक इक्वेशन हमारे पास गिवन थी और एक एक अननोन चीज थी,
हमने इसको फाइंड करना सीख लिया। नेक्स्ट है अगर हमारे पास एग्जांपल 10.16 the normal distribution 33% of the values are under 48। अंडर के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर के लिए हमारे पास लेस देन आ जाएगा, एंड 12.3% आर द ओवर का मतलब अबव आ जाएगा। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपके पास दो इक्वेशंस है, पहले इक्वेशन को आप ऐसे लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे 33%, ये आपको मैंने बताया था जो परसेंटेज में वैल्यू होती है वो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी साइड पे लिखते हैं, हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख ली अपनी। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 48 उन्होंने बताया अंडर है तो ये इस तरह से लिख लिया। नेक्स्ट 12.3% लिख लिया, और ये अबव 60 था तो उसको प्रोबेबिलिटी बस ग्रेटर देन 60 लिख लिया। ठीक है, हमारी दो इक्वेशंस बन गई और फाइंड क्या करना है हमने, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। दो हमारे पास अननोन है और दो ही इक्वेशंस है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने इसमें हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दो ही अननोन है, हमने मीन भी फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है। हमने सबसे पहले अपनी इस इक्वेशन को लिखा इन और इसको जी में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू म्यू की और सिग्मा की नहीं है, हम इन जनरल ही चल रहे हैं। म्यू से सब्ट्रैक्ट किया, सिग्मा से डिवाइड किया, जी में कन्वर्ट किया, इस साइड की प्रोबेबिलिटी हुई। लेस देन के केस में हमें 1 से माइनस करने की जरूरत नहीं होती, हमने इसको 5 में कन्वर्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट हमने 5 इनवर्स करके टेबल से वैल्यू लिख ली, 0.33 की वैल्यू भी देख लेते हैं यहाँ पे। 0.33 की वैल्यू हमारे पास ये आती है। ठीक है, -0.4399 हमने ये वैल्यू लिख ली। ठीक है, नेक्स्ट इस इक्वेशन को सोल्व, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, हमने सिग्मा से इधर जाके डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सॉरी, और म्यू को तो साइड पे जाकर ऐड कर देंगे, या आप ऐसे लिख लें, आपकी मर्जी, आप ऐसे ऐसे लिख लें या म्यू को साइड पे जाकर ऐड कर दें। सेकंड इक्वेशन में भी हमने सिमिलरली, अब ये ग्रेटर का केस था तो हमने इसको पहले लेस में कन्वर्ट किया 1 माइनस करके, फिर ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ये आ गई। नेक्स्ट इसको हमने जी में कन्वर्ट किया, अब जी में कन्वर्ट करने के बाद फिर फाइव के फॉर्म में लिखा और फिर उसके बाद हमने फाइव इन्वर्स किया और हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, किसी से मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे आपने मैथ में पढ़ा भी होगा ये चैप्टर। अब हमने साइमल्टेनियसली सोल्व करना है इसको, तो हमारे पास देखिए ये दो म्यू है, हम म्यू को ऐसे करते हैं, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को, 1 और 2 को। बाय सब्ट्रैक्टिंग हमारे पास ये दोनों म्यू कैंसिल, आपको पता है जहाँ पे ये लेकिन इसके साथ पॉजिटिव है ना तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव आ गया। अगर आप ऐड कर रहे होते तो साइन चेंज नहीं हो जाते, सब्ट्रैक्ट करने की वजह से आपकी नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आप चाहे सेकंड पहले रखो, फर्स्ट पहले रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके जो है साइन चेंज हो जाते हैं इक्वेशन के जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ से दोनों म्यू कैंसिल हो गए आपस में, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई आपस में इनको सब्ट्रैक्ट करके, और ये वाली ऐड होगी क्योंकि ये माइनस था तो यहाँ पे प्लस आ गया, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 1.6। यहाँ से हमने सिग्मा को निकाल लिया, सिग्मा 1.6 को 12 से डिवाइड किया, हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में किसी में भी आप पुट कर सकते हो, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ सिग्मा इन 2, आप 1 में भी कर सकते हो, यही आंसर आएगा। अब आपने सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी और आपने यहाँ से म्यू की वैल्यू भी निकाल ली। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि म्यू सिग्मा कैसे निकालना है। अगर हमारे पास एक म्यू अननोन म्यू को निकालना हो तो एक इक्वेशन गिवन होगी, सिग्मा को निकालना होगा तब भी एक इक्वेशन गिवन होगी। अगर दोनों को साइमल्टेनियसली निकालना है, म्यू भी इस क्वेश्चन में फाइंड करना है और सिग्मा भी फाइंड करना है, देन आपके पास दो इक्वेशंस होंगे, इन दोनों इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, उसमें से म्यू और सिग्मा निकाल लेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल है 10.17, if x is normal random variable with parameter mu 50 sigma 10, आपके पास mu गिवन है, सिग्मा गिवन है, find its mean, median, mode, lower and upper quartiles, quartile deviation, mean deviation, variance, standard deviation, first four movements about mean, movement ratio and movement coefficient of skewness। अभी आपकी जो स्टार्टिंग में जितनी भी वो थी प्रॉपर्टीज उनका यूज करके आपने निकालना है, ये नहीं कि आपको
बहुत लंबा मेथड करेंगे एक्स माइनस एक्स बार जो मोड लेकर आप निकालते थे मीन डेविएशन फर्स्ट में, वैसे बिल्कुल नहीं करना। आपको पता है आपने प्रॉपर्टी 7 में इनकी प्रॉपर्टीज का यूज करके सबसे पहले तो आपने मीन मीडियन मोड निकालना है। आपको पता है मीन मीडियन मोड हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल होते हैं। यहाँ से आपके पास मीन मीडियन मोड तीनों चीज़ आ जाएंगी क्योंकि म्यू गिवन है, तो आप कह देंगे एज ए मीन मीडियन मोड इक्वल टू दिस, तो फिर आप बता देंगे हमारा मोड भी यही है, मीडियन भी यही है और मीन भी यही है। नेक्स्ट आपने लोअर क्वार्टाइल फाइंड करना है, उसके लिए आपको आपके पास यही क्रिएशन है, मैंने आपको कहा था कि याद कर लें, ये इसे पेन के थ्रू निकालेंगे। अपर क्वार्टाइल के लिए भी आप इसी तरह से नेक्स्ट पेज पे है, सॉरी आप जैसे इस इक्वेशन को यूज करके निकालेंगे। इससे आपने लोअर क्वार्टाइल निकाल लिया, इससे आपने अपर क्वार्टाइल निकाल लिया। नेक्स्ट क्वार्टाइल डेविएशन भी निकालना है क्वेश्चन में, तो क्वार्टाइल डेविएशन आप 2/3 सिग्मा करके निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसी क्वेश्चन में आपको मीन डेविएशन भी कहा हुआ है, तो मीन डेविएशन के लिए आप क्या करेंगे 4/5 सिग्मा। आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन भी आ गया, मीन डेविएशन भी आ गया, Q1 लोअर क्वार्टाइल भी, अपर क्वार्टाइल भी, मीन मीडियन मोड भी। एक मूवमेंट रेशियो मूवमेंट्स भी निकालनी है आपको। अब ये भी प्रॉपर्टी आपको पता है कि ऑल ऑड मूवमेंट्स आर जीरो, आपके पास जितनी भी ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स होंगी वो जीरो होंगी। इनको निकालने की जरूरत नहीं, इनको आप डायरेक्ट बता सकते हैं, आपके पास ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स जीरो होंगी। इवन ऑर्डर के लिए मतलब म्यू2 निकालने के लिए हमें पता है कि म्यू2 हमारे पास आपने याद रखना है हमेशा वेरिएंस के इक्वल होता है। म्यू4 हमारे पास सी सिग्मा 4 के ऊपर। अब ये हमें इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि हमने बीटा 1 और बीटा 2 भी निकालना है। बीटा 1 में हमारे पास म्यू2 और म्यू4 दोनों यूज होंगे। अब बीटा 1 का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू3 म्यू2 की पावर क्यू। अब इसको सोल्व करके निकालेंगे, हमारे पास 0 आएगा, म्यू2 निकालेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। यहाँ से मैंने आपको प्रॉपर्टीज के थ्रू बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को पीछे तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, नेक्स्ट उन्होंने सोल्व एग्जाम्पल जो है बेसिकली। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, म्यू आपके पास गिवन है और सिग्मा, और आप सारी चीज़ें फाइंड कर लेंगे म्यू और सिग्मा जस्ट नोन होने की वजह से। अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपने कहना है एज वी नो दैट मीन इक्वल टू 50, मीडियन इक्वल टू दिस, क्योंकि मीन मीडियन मोड तीनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी में इक्वल होते हैं, तो आप बता देंगे मीन मीडियन मोड इज दिस। नेक्स्ट उन्होंने कहा है लोअर अपर क्वार्टाइल फाइंड करें। अब लोअर क्वार्टाइल का हमने भी फॉर्मूला देखा है कि Q1 हमारे पास किस चीज के इक्वल होता है। नेक्स्ट आपको पता है कि आपने Q1 कैसे निकालना है। आप अभी हमने देखा है प्रॉपर्टी के थ्रू Q1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, Q1 इक्वल टू म्यू माइनस 0.6745, ठीक है। अब ये याद करनी है, मैंने कहा था। अब म्यू की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे रखकर हमारे पास सिंप्लीफाई करके Q1 की वैल्यू आ गई। और Q3 के लिए भी सिमिलरली म्यू प्लस, अब देखिए Q1 के लिए माइनस हो रहा था और वही वैल्यू थी, Q3 के लिए वो ऐड हो रहा है, ये बस डिफरेंस है इसमें। म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा हमने इसके थ्रू सोल्व करके अपनी Q3 की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी के यूज से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करना है। अब क्वार्टाइल डेविएशन के लिए अभी भी हमने देखा इसको कैसे लिखते हैं क्वार्टाइल डेविएशन को। मैम हाँ जी देखिए, क्वार्टाइल डेविएशन हमारे पास होता है 2/3 सिग्मा, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख लिया 2/3 सिग्मा, सिग्मा से मल्टीप्लाई, ये देखिए 2/3 सिग्मा के इक्वल हमारे पास क्या होता है क्वार्टाइल डेविएशन। अब हमने सिग्मा की वैल्यू पीछे में गिवन है वो यहाँ पे पुट करेंगे और हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। मीन डेविएशन हमारे पास होता है 4/5 सिग्मा, ठीक है। मीन डेविएशन किस चीज के इक्वल होगा 4/5 सिग्मा। हाँ जी, सिग्मा की वैल्यू हमें गिवन है। मैम थोड़ा सा हाई बोले, आवाज नहीं आ रही क्लियर। अच्छा चले मैं बोलती हूँ।
अच्छा, क्वालिटी डेविएशन के लिए मैंने आपको बताया आपके पास Q/3 सिग्मा से आप वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। सिग्मा आपको नोन वैल्यू गिवन है, नोन है, आपने यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू पुट की, आपके पास क्वालिटी डेविएशन आ गया। बजाय इसके कि आप Q3 माइनस Q1/2 करके निकालते, आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। मीन डेविएशन का भी हमारे पास यहाँ पे शॉर्टकट है कि 4/5 सिग्मा से निकालते हैं। सिग्मा हमें नोन है, हमने पुट किया और 4/5 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास मीन डेविएशन भी आ गया। नेक्स्ट है वेरिएंस। अब वेरिएंस ऑलरेडी गिवन है हमें क्वेश्चन में, वेरिएंस गिवन है या स्टैंडर्ड डेविएशन, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। अब इसका हम स्क्वायर रूट इसका जो है हम ले लेंगे स्क्वायर, तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा, और अगर इसका अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद उन्होंने कहा है द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन निकालनी है आपने, फर्स्ट 4 मूवमेंट्स, मूवमेंट रेशियो निकालना है और मूवमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है। इसके लिए क्या होगा, μ1 और μ3 तो आपको पहले पता है कि ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स हमारे पास 0 है। नेक्स्ट μ2 निकालने के लिए आपको बताया था कि ये वेरिएंस के इक्वल होता है। यहाँ पे आप वेरिएंस 100 डायरेक्ट को जो आपने निकाला था वो भी लिख सकते हैं और सिग्मा स्केल करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट μ4 आपके पास है T सिग्मा 4, ये भी बाय प्रॉपर्टी आपने याद रखना है कि कैसे हम निकालते हैं। 3 और ये सिग्मा की जगह पे 10 रख लिया और उसकी पावर 4 ले ली, हमारे पास μ4 भी आ गया। हमारे पास फर्स्ट मीन अबाउट मूवमेंट अबाउट मीन भी आ गई, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन भी आ गई, थर्ड मूवमेंट भी, फोर्थ मूवमेंट भी, हमारे पास चारों मूवमेंट्स आ गई हैं। इसके बाद हमने बीटा रेशियो जी मैम ये जो ऑल ऑड मूवमेंट्स आर 0 होते हैं, ये नॉर्मल के केस में होंगे? हाँ, ये नॉर्मल के केस में होंगे। अच्छा, बीटा 1 हमारे पास है μ3 μ2 की पावर क्यू। अब μ3 हमने निकाला है, हमारे पास वो हमें पता है 0 होता है, ठीक है, जिसकी वजह से सारी टर्म ही 0 बन गई है। नेक्स्ट बीटा 2 हमारे पास μ4 और μ2 की पावर 2, अब ये दोनों इवन मोमेंट्स हैं, इसकी वजह से इनकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो ऊपर हमने μ4 की वैल्यू रख दी, नीचे हमने μ2 उसका स्केल ले लिया, तो हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। हमने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था स्क्यूनेस और कर्टोसिस, तब हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि 0 के इक्वल आता है और 3 के इक्वल आता है, तो वो सिमेट्रिक शो करता है, ठीक है, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सिमेट्रिक है। नेक्स्ट स्क्यूनेस के लिए क्या किया है उन्होंने, स्क्यूनेस 0 आने का मतलब, आंसर आने स्क्यूनेस 0 आने का मतलब है कि आपके उसमें स्क्यूनेस नहीं है, ना वो पॉजिटिवली स्क्यूड है ना वो नेगेटिवली स्क्यूड है। 0 स्क्यूड का मतलब है वो सिमेट्रिक है। अब ये इसका फॉर्मूला भी आपको आता है, ये इस तरह से निकाल लेंगे, ये 0 आ गया, आंसर शो करता है कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है सिमेट्रिक। नेक्स्ट इसके बाद एग्जांपल 10.18, in a normal distribution lower and upper quartiles are 28 and 55। अब आपके पास लोअर और अपर क्वार्टाइल गिवन है, ठीक है, Q1 की वैल्यू गिवन है आपको और Q3 की वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट क्या कहा है उन्होंने, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आप देखिए इस चैप्टर में क्या है, आपको एक चीज गिवन होती है, दूसरी निकालनी है, दूसरी गिवन है तो आपने पहली वाली निकालनी है, बस इसी तरह से रीअरेंज करके। ये चैप्टर मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, आज आपका यहाँ तक थ्योरेटिकल सारा पार्ट खत्म हो जाएगा, एक्सरसाइज रह जाएगी। अब हम हुई है एक्स Q1 हमने लिख लिया, इसी इसकी इक्वल होता है, Q2 लिख लिया, ये होता है। हमने मीन का फॉर्मूला भी पीछे पढ़ा था। अब पेज नंबर थ्री पे हमारे पास मीन का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था कि आपने क्वार्टाइल को क्वांटाइल्स को यूज करके कैसे निकालना है। मतलब यहाँ पे आप Q1 रखेंगे, Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 2, इससे आपके पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी। सिग्मा की वैल्यू भी मैं आपको उस दिन भी बताया था कि आपने डिवाइड 2 से नहीं करना, ये याद रखना है। करना तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है, ये ऐड हो रहा था, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन आपने 1.349 से डिवाइड किया। ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपकी स्टडीज में यूज होना है, ठीक है। अब बाय यूजिंग फॉर्मूला हमने फॉर्मूला लिख लिया और उसमें वैल्यूज पुट की और हमारे पास म्यू आ गया। सिमिलरली सिग्मा में वैल्यूज पुट की, सिग्मा का जो फॉर्मूला था, और उसे सोल्व करके हमारे पास सिग्मा आ गया, ठीक है।
अब नेक्स्ट ये हमारे पास है ये लास्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज अ लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। और आपको मैंने ये पहले बताया था कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है उनके अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, जैसे जैसे आपका एन इंक्रीज करता जाता है तो हर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल को अप्रोच कर जाती है। आमतौर पर जिंदगी में नॉर्मली यूज बहुत ज़्यादा वर्ड करते हैं ना, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट या नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तो आमतौर पर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, डिस्क्रीट हो, कॉन्टिन्यूस हो, अगर वो उसका एन इंक्रीज करता जाता है तो वो नॉर्मल को अप्रोच कर जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन हम एक्सरसाइज के देख रहे हैं। आपका जो है थ्योरेटिकल पार्ट तो कंप्लीट हो गया चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कल किया था। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने देखा था, फर्स्ट में हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी। इसमें हमारे पास ग्रेटर देन यूज होना था, ग्रेटेस्ट हाइट कहा था। अब इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन थी सेकंड पार्ट में, 7A के सेकंड पार्ट में, व्हाट इज द हाइट ही विल क्लियर ओनली 10% ऑफ द टाइम। अब इसमें मैंने कल आपको बताया था ग्रेटर देन यूज करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद बी पार्ट भी हमने कर लिया था। आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 8 से। X is normally distributed with mean 70 and variance 25. हमें मीन गिवन है, सिग्मा स्केयर गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस 70 मोर लेस देन ए इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे आपको पॉइंट अननोन है और प्रोबेबिलिटी गिवन है। अब इसको जी में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट आपको सिग्मा से डिवाइड करना पड़ेगा। ये नहीं करेंगे आपके इसमें से म्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे और सिग्मा। आपको पता है, देखिए पहले ही उन्होंने एक्स माइनस म्यू, ये म्यू है ना आपके पास 70, एक्स माइनस म्यू उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, बस आपने इसको सिग्मा से डिवाइड करना है तो आपके पास ये जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी आपने इसको सिग्मा से डिवाइड करना है तो ये आपका जी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मोर लेस देन ए बाय 25 इक्वल टू 0.8। जैसे हमें कितने क्वेश्चंस किए हैं उनके मुताबिक करेंगे। जी में कन्वर्ट होने के बाद आप टेबल से पाई की वैल्यू देखेंगे, पाई 0.8 से। नेक्स्ट उसके बाद आप वैल्यू आने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है हमारे पास। Bags of flour by particular machine have masses which are normally distributed with the mean 500 and standard deviation is 20 g। ठीक है, 2%। अब आपको मीन भी गिवन है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, 2% ऑफ द बैग्स आर रिजेक्टेड फॉर बीइंग अंडरवेट। अंडरवेट के लिए क्या आपने देखना कि क्या टर्म यूज किया, अंडरवेट किया है, ओवर किया है, या बिटवीन किया है, या ग्रेटेस्ट किया है, लेसर किया है, कि आपने खुद जज करना है क्वेश्चन से। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है, 2% of the bags are rejected for being underweight। अंडरवेट के लिए आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन, अंडरवेट के लिए वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर 2%। अब ये फाइंड करनी है आपने वैल्यूज। ठीक है, यहाँ से आप इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो ऊपर के पार्ट में भी हमारा एक और पार्ट भी रहता है, हेंस फाइंड द लिमिट्स विद इन विच सेंट्रल 80%। पहले तो आपने ये वाली प्रोबेबिलिटी से ए फाइंड कर लिया, बाद में नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि आपने बिटवीन के केस से ये निकालना है। ठीक है, वो उसमें आपको दोबारा से और ए और बी दोबारा निकालना पड़ेगा। बिटवीन के केस हमने किया था क्वेश्चन में, पहले पार्ट में जस्ट ए निकालना है, सेकंड पार्ट में आपने ए और बी दोनों बिटवीन के केस से निकालना है। नेक्स्ट 8 के बी पार्ट में है आपके पास, आपने करना है इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ए नाम रख लेते हैं इसका, और 2% के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 0.02। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। ठीक है, ये 2% ऑफ द बैग्स रिजेक्टेड अंडरवेट। नेक्स्ट है 1% ऑफ द बैग्स आर रिजेक्टेड फॉर बीइंग ओवरवेट।
ओवरवेट के लिए हमारे पास इंटीजर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन बी, और इस साइड की प्रोबेबिलिटी इसकी आ जाएगी 1%। ठीक है, दो इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं। आपने इनकी वैल्यूज ए की निकालनी है, बी की वैल्यूज निकालनी है। बिटवीन व्हाट रेंज ऑफ वैल्यूज शुड द मास ऑफ बैक फ्लोर लाई इज एक्सेप्टेड। अब किस वो कह रहे हैं कि किसके दरमियान में जो है एक्सेप्ट होगा। ये लेस देन के लिए इससे बिलो होगा तो भी रिजेक्ट होगा, इससे अबव होगा तो भी रिजेक्ट होगा। इसका मतलब इनके दरमियान में वैल्यूज आएंगी तो वो एक्सेप्ट होगा। बस आपने ए और बी की वैल्यूज निकाल के बता देनी है कि इनके दरमियान में अगर आएगा तो एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज इनसे बिलो आएगा, इससे अबव आएगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। The length of items follow a normal distribution with mean mu। अब mu देखें इन जनरल गिवन है, इसका मतलब mu अननोन है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 12 मीटर। सिग्मा आपको नोन है, मतलब इसकी वैल्यू गिवन है। It is known that 4.78% of the items have length greater than 92 सेंटीमीटर। अब आपको पॉइंट भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, बस आप और सिग्मा भी गिवन है। आपने म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। इसके लिए आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x greater than 92, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 0.478। ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आ गई, ये पॉइंट आ गया, और इसको आपने जी में कन्वर्ट करना है। म्यू आपके पास इन जनरल रहेगा, म्यू माइनस म्यू करेंगे, सिग्मा से डिवाइड कर देंगे, और फिर आपने इसको सिमिलरली फाइल से इन्वर्स जाकर टेबल से वैल्यू देख लेनी है। फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई करके आपके पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। इसमें क्या है, द लेंथ ऑफ रोड्स ऑफ produced in a workshop follow a normal distribution with mean mu and variance 4। अब यहाँ पे भी मीन अननोन है, वेरियंस की वैल्यू गिवन है। यहाँ ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन की गिवन थी, यहाँ पे वेरियंस। जब वेरियंस गिवन होता है तो उसका हम अंडर रूट ले लेते हैं। ठीक है, if 10% of the rods are less than 17.4 सेंटीमीटर। अब ये देखिए ये वैल्यू आपने याद रखनी होती है। जो इस तरह की वैल्यूज होती हैं ये पॉइंट होते हैं, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। जो परसेंटेज में गिवन होता है या इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। अब लेस देन नोट और लेस देन है तो इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 17.4 और इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0.10। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट क्या है इसके बाद। अच्छा ठीक है, आपने यहाँ से म्यू फाइंड कर लेना है। फर्स्ट पार्ट आपका ये है कि आपने इस अननोन इक्वेशन, एक अननोन इक्वेशन है, आपने इससे अपने म्यू की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और जी में कन्वर्ट करेंगे और फिर टेबल से वैल्यू देखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आप रीअरेंज करेंगे, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपके पास म्यू की वैल्यू। जब म्यू की वैल्यू आ जाएगी, नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रोड चूजिंग इज रैंडम विल बिटवीन 18 एंड 23 सेंटीमीटर। अब आपने बिटवीन के केस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी 18 लेस देन एक्स लेस देन 23। इसके बिटवीन के केस की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करके बतानी है। जब म्यू और सिग्मा दोनों चीजें नोन होंगी तो ये तो मुश्किल नहीं है आपके लिए, आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10.8 हमारे पास। He is sold in a packages marked 750. The masses of packages are normally distributed with means। अब mean यहाँ पे given as standard deviation unknown है। What is the maximum value of the sigma if less than 1% of the packages are underweight? अब underweight के लिए आप क्या यूज करेंगे यहाँ पे, लेस देन। शाबाश। अच्छा यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी। अब देखिए हमारे पास ये पॉइंट गिवन है, आपने ये जज खुद करना है। जिसके साथ मीन लिखा होगा ये मीन है, जो सिग्मा अननोन है तो सिग्मा अननोन है, वो आपने फाइंड करना है। 1% प्रोबेबिलिटी गिवन है।
अंडर वेट का मतलब आपने लेसन अपनी अपनी जो है ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना, उसमें ही सब चीज़ें गिवन होती हैं जो आपने कर ली है फाइंड। अब पॉइंट आपके पास यहाँ ऊपर पहले ही बता दिया हमने, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो रहा कि ये हो सकता है ये मीन हो, ये मीन नहीं है, मीन लिखा हुआ है साथ, ये आपके पास पॉइंट है। इसमें हम निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 750 और इक्वल टू कर लेंगे हम हमारी 0.01%, मतलब 1% हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है, ठीक है। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सेम वही टेक्निक। हाँ, अब बार बार आपको तो ये फिंगर टिप्स को मैंने इसीलिए कहती हूँ ना कि ये एक्सरसाइज ज़्यादा लंबी है, आपको लेंथी है, तो एक कर करके आपको क्वेश्चन बिल्कुल फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे। प्रैक्टिस इतनी है इन क्वेश्चन की, ठीक है। आप इससे सिग्मा की वैल्यू निकाल लेंगे, बस इसमें सिग्मा ही निकालना और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है 10 का। Suppose that life in hours of an electronic tube manufactured by a certain process is normally distributed with parameter 160 hours and sigma hours. अब आपके पास mu known है, sigma unknown है. What is the maximum allowable value of for sigma? मतलब अगर मैं sigma की वैल्यू फाइंड करें, if the x of a tube is have probability 0.8, आपको probability given है of being between 120 and 200 hours, ठीक है। अब इसमें अभी मरीम मुश्किल इतनी लेट क्लास में आ रही है, क्लास खत्म होने में बस जस्ट 1 मिनट रह गए। अच्छा, इसमें हमने बिटवीन का केस लिखना है और बिटवीन के केस से आपने सिग्मा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए आपके पास एक ही अननोन है, दो अननोन नहीं है। अब आपने इसमें ऐसे करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 120 लेस देन एक्स लेस देन 200 और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 80%, 0.8, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा इजीली। आपने सबसे पहले टोटल प्रोबेबिलिटी लिखनी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 120, फिर बिटवीन का केस, फिर अबव का केस और इक्वल टू 1। फिर आपने ये वाली जो आपके पास ये वाली प्रोबेबिलिटी गिवन है, ये वाली आपने ये पुट कर देनी है इसमें। इसके बाद आपके पास दो रह जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 120 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 200। अब बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि दोनों आपस में इक्वल है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2 टाइम ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 120 रह जाएगा और दूसरी साइड पे 0.80 जो प्रोबेबिलिटी थी 0.20 हो गया आई थिंक। फिर इसको जाकर 2 से डिवाइड करना है, आपके पास जो प्रोबेबिलिटी रह जाएगी। नेक्स्ट उसको आपने फिर जी में कन्वर्ट करना है और वहाँ से आपके पास एक इक्वेशन रह जाएगी। इसमें दो इक्वेशंस को सोल्व नहीं करना है आपने, एक इक्वेशन रह जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट। Assume that we have a large number of students whose average weight is 150 IB and that the weight are normally distributed. If we know that, अब यहाँ पे आपको just क्या given है, average mean given है। If we know that 36